ठीक है बेटा, जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन रह गया दैट इज ऑल द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो हम लोग ये टूल्स एंड टेक्निक पढ़ रहे थे उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो पोर्शन यहाँ पे देखना होगा। क्लियर? ऑल्दो कि सबके बैकग्राउंड में सारी प्रोसेस आप लोग देखो, और मैंने बोला था इसको एक बार आज एनसीईआरटी से रीड करके आओगे, तो आई एक्सपेक्टिंग कि सब पढ़ के आए होंगे। तो हम लोग जस्ट क्विकली इसको यहाँ तक तो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें जो बायोरिएक्टर वाला पोर्शन देखना है वो देखेंगे। ठीक है, और सब कुछ एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। एक दो इमेज डालने थे वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, या ये आज पीडीएफ बनाऊंगी तो इसमें ऐड कर दूंगी बेटा। ठीक है, तो जस्ट स्टेप रिकॉल कर लें। आइसोलेट करना है डिजायर डीएनए को। कल एक क्वेश्चन दिया था उसमें डिजायर डीएनए, फॉरेन डीएनए, टारगेट डीएनए, व्हाटएवर जितने भी नाम दिए हो वो सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसका बोथ ऑप्शन जाएगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे दोनों डीएनए की बात हो रही है, डिजायर्ड। और कोई भी डेटा है बेटा जैसे, तो उसको डोनर कहेंगे ना, वहां से उसका आंसर मिलना था। एक क्वेश्चन कल था। ठीक है, तो डोनर 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 डीएनए भी वही होगा। क्लियर? कोई देगा, किसी से डीएनए हम ले रहे हैं और उसके उसके प्रोडक्ट को, उस एक्चुअली में वेक्टर भी आ रहा है लेकिन वेक्टर व्हीकल है ना, हम किसी चीज को जिसको टारगेट कर लिए हैं, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। ठीक है, एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डोनर भी हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, दोनों डीएनए यहाँ पे फिर से आ जाएगा। टारगेट डीएनए, वेक्टर डीएनए, आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, जो हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, कट किया है, उस फ्रेगमेंट से अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट निकालना होगा, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे। देन लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए एंड वेक्टर मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, इसके प्रोसेस क्या क्या है फटाफट लिख के भेजो मुझे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट? देन कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम, पहले स्मॉल मीडियम में उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करेंगे, एंड फाइनली एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये पूरा जो हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें कोई प्रोडक्ट का आउटपुट चाहिए ना, कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है हमें। ठीक है, फाइनली अब वो मीडियम में आया है तो आइसोलेट करेंगे। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, इन चीजों में इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे जब आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर रहे हो तो आपको डीएनए चाहिए, आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो डीएनए के साथ प्रोटीन होते हैं, वहां पे आरएनए होते हैं, तो आपको रिमूवल, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होगी उसको आज हम लोग ओवरऑल देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन तो बेटा सिलेक्शन मार्कर मार्कर का हो गया। ट्रांसफरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रो इंजेक्शन करेक्ट है, माइक्रो बायोलिस्टिक, हीट शॉक, जीन गन, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक भी मैंने बताया। ठीक, फिर वो डिश आर्म वाला, बैक्टीरियोफाज वगैरह हम जो इंसर्ट कर रहे हैं वो सारी प्रोसेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। Clear? Recall that the nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. इसमें यहाँ पे इसने बोल दिया न्यूक्लिक एसिड, तो कहीं पे भी डीएनए आरएनए को स्पेसिफाई नहीं किया, बट हम जो पढ़ रहे हैं अभी उसमें डीएनए हमारा टारगेट है। क्लियर? तो हमें ध्यान में रखनी होगी ये छोटी छोटी बातें जो हिडन है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, एक्सेप्ट रेट्रोवायरस। वायरसेस को कुछ को छोड़ दिया जाए तो सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। In order to cut the DNA with restriction enzymes, it needs to be pure in pure form. ठीक है, हमें डीएनए कट करना है तो पहले तो हमें डीएनए चाहिए प्योर फॉर्म में, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये कंटामिनेशन बाहर से नहीं होगा, डीएनए का जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका सोलेनॉइड मॉडल है, जो उसका न्यूक्लियोसोम बन रहा है, उन सब जगह पे कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, फिर वहाँ रेप्लिकेशन वगैरह चलता है तो वहाँ कुछ अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, तो आरएनए के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
सेट डीएनए वाला पोर्शन, सैटेलाइट डीएनए याद रखो तो वहां पे भी कुछ पोर्शन हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के पोर्शन इम्प्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमें उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है? Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell open to release DNA along with other molecules such as RNA, protein, polysaccharide and also lipids. ठीक, सेल से हम ले रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो फिर वहां पे एक मिक्सिंग होगी, उसमें आपका कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल आ सकता है, उन सब से हमें उसको क्लीन करना होगा, आइसोलेट करना होगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme। अब आपको यहाँ पे एंजाइम के कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको मैच द कॉलम में ये आ सकता है। ठीक है, लाइसोजाइम आएगा तो सेल लाइसिस के लिए होता है। सेल लाइसिस की प्रोसेस एक बार मैंने बताई है, लाइसिस लाइसोजेनेसिस, दो प्रोसेस। ठीक है, तो बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे। प्लांट होगा तो सेलुलोज, और एक हिडन यहाँ पे है, बताओ उसका नाम। फिर यहाँ पे फंजाई है तो काइटिनेज होगा, कुछ फंजाई में सेलुलोज होता है तो सेलुलेज हो जाएगा। प्लांट के केस में और हमें क्या चाहिए, प्लांट की जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको और एक मेजर कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे, मेजर एंजाइम। प्लांट की सेल वॉल के कंपोजिशन पे जाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मिडिल लैमेला, सबके कंपोजिशन पे ले जाओ अपना माइंड और बताओ मुझे फटाफट, वहां पे हमें एक और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। पैक्टिनेज, वेरी गुड, क्योंकि कैल्शियम पैक्टेट और वहां पे प्रेजेंट है मिडिल लैमेला में। कहाँ प्रेजेंट होगा, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर है मिडिल लैमेला? 2.2 प्लांट सेल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल्स। ठीक है, सीमेंटिंग लेयर होती है। क्लियर? और सबसे पहले फॉर्म होने वाली लेयर कौन सी होती है, अगर सेल डिवीजन हो रहा है प्लांट में तो सबसे पहले जो लेयर फॉर्म होगी और उसका प्रिकर्सर क्या होगा, ये भी आंसर करना मुझे। तो बैक्टीरिया सेल वॉल को ट्रीट करने के लिए लाइसोजाइम से ट्रीट किया, प्लांट सेल वॉल को ट्रीट करने के लिए सेलुलोज और सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट किया, एंड एनिमल फंजाई को ट्रीट करने के लिए हमें पता है काइटिनस सेल वॉल होती है तो उससे काइटिनेज से ट्रीट कर देंगे। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, आउटर बाउंड्री को ब्रेक कर रहे हैं। प्राइमरी सेलुलोज, प्रिकर्सर में कौशिक आ जाएगा फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, जो वेसाइकल्स रिलीज हो रहे थे और वो पैकेट माइक्रोट्यूब्यूल उसको सेल डिवीजन के टाइप सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए फ्रैग्मोप्लास्ट रिलीज कर रहे थे, तो दैट फ्रैग्मोप्लास्ट आर द प्रिकर्सर। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं आएगा, उसका कौन सा स्ट्रक्चर प्रिकर्सर है, सेल प्लेट फ्रॉम मिडिल लैमेला। तो सेल प्लेट बनती किससे है, वो क्वेश्चन था मेरा, फ्रैग्मोप्लास्ट। रिवाइज कर लिया करो सेल और बायोमोलिक्यूल चैप्टर टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि अब हमें उस सेल के अंदर से डीएनए निकालना है, तो हमें कुछ एंट्री एग्जिट पॉइंट जैसे होता है ना, किसी को एंट्री करना है तो वो वहां के सारे बैरियर को ब्रेक करते हुए अंदर जाएगा, वही प्रोसेस है। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। Clear? The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas protein can be removed by treatment protease. अब हमें जिसको जिसको रिमूव करना है उससे रिलेटेड हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ट्रीट करते जाएंगे। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट कर दिया तो उसके अंदर के आरएनए सब रिमूव हो जाएंगे। प्रोटीएज से ट्रीट कर दिया, अब ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीएज है बेटा, कलेक्टिवली प्रोटीएज बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे, अदर हिस्टोन प्रोटीन हो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. अब ये प्रोसेस मैंने की हुई है, जैसे
इमेज भी मैंने एक लगाया है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की इमेज है, इस इमेज पे आते हैं, फिर आते हैं थ्योरी पे। ठीक है, जस्ट देखो, जब हम शुरू से देखते हैं, चलो। सेल्स आर लाइज्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट, एसडीएस का सॉल्यूशन एक होता है, उससे भी सेल की लाइसिस की जाती है, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इसको बोलते हैं। यूजिंग अ डिटर्जेंट दैट डिस्टर्ब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया गया। सेल कंटेंट्स आर ट्रीटेड, मीन्स ये एनिमल सेल की बात हो रही है, क्लियर है ना? सेल वॉल नहीं डिस्टर्ब किया गया, तो ये सब चीजें अपने दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। सेल कंटेंट्स आर ट्रीटेड विद प्रोटीएज टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन एंड आरएनएस टू डिस्ट्रॉय आरएनए। ट्रीटमेंट दिया गया। अब क्या है वहां पे? सेल डिब्रिस इज पैलेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक तुम लोग को पता है। द सुपरनेटेंट containing the DNA is transformed to clean tube। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्ट हो रहे हैं इनके डेब्रिस भी होंगे, इसको ट्रांसफर किया गया जब सेंट्रीफ्यूगेशन से, दो लेयर बन जाएगी। ठीक है, जस्ट वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स और उससे स्पीड से, रोटेशन से वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर किया। अब इसमें अगर इथेनॉल डाला जाए तो ये क्या, केमिस्ट्री के रिएक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा है ना? प्रेसिपिटेशन, किसी चीज का प्रेसिपिटेट बन जाना, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट पता है ना? ठीक है, तो उसी तरीके की प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देता है डीएनए, और वो आपको बड़ा फाइन सा एकदम ऐसे रुई जैसा थ्रेड लाइक अपीयरेंस देगा। और ऐसा नहीं कि आपको क्रोमेटिन की जाल और सब कुछ दिखने लगेगी, बट वो एक अपीयरेंस आ जाएगा। ठीक, वो वाइटिश सा अपीयरेंस आएगा, दैट इज डीएनए। इसको जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने आइसोलेट किया था, मैंने किससे किया था? फंगल सेल से किया था। ठीक है, एक वर्कशॉप में गए थे, वहाँ पे फंगल सेल, ऐसा लग रहा था भाई कि ड्रीम डे है। आंख से डीएनए को देखना बहुत बड़ी बात हो गई थी, बहुत खुश थी, मैं तो बहुत खुश थी। द डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड विद इथेनॉल, इट फॉर्म्स विस्कस स्ट्रैंड्स एंड दैट कैन बी स्पूल्ड ऑन अ ग्लास रॉड। अब डीएनए की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये थोड़ा स्टिकी होता है। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट आया है वो स्टिकी होता है, तो आप उसको स्पूलिंग करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। जस्ट आप उसमें डीप करोगे एक ग्लास रॉड, तो वो उस पर स्टिक होता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। समझ में आया? फिर इसके बाद पीसीआर की प्रोसेस में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट वगैरह करके हमें जस्ट वो करना था, एम्पलीफिकेशन टेक्निक को हम यूज करने गए थे, वहाँ पीसीआर सीखने गए थे। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ये जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी का इमेज दिख रहा है, तो देखो इसको ऐसे भी अपीयरेंस देख के थोड़ा सा स्टिकी अपीयरेंस समझ में आ रहा है, और ये प्रेसिपिटेट आ गया उस सॉल्यूशन में, अलग से दिख रहा है तुम्हें। क्लियर है? ठीक, फिर आते हैं अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय द एडिशन एंड चिल्ड एथेनॉल। तो आपका एमसीक्यू देखो यहाँ पे क्या है, चिल्ड एथेनॉल प्यूरिफाइड डीएनए को देगा, और स्पूलिंग वर्ड आपको आना चाहिए। एंजाइम प्रोटीएज राइबोन्यूक्लियस आ गया। इसके लिए आप मल्टीपल ट्यूब में ट्रीटमेंट करते जाएंगे, जैसे हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे ना, कि सारी चीजें जो डेब्रिस है, जो अदर है, उसको ट्रीट कर दो। अगर आरएनए नहीं, आरएनए जिसमें नहीं रह गया है, उससे इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, तो आरएनए जेनेटिक, प्रोटीन से पास ऑन होगी तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा। बट बार बार कॉम्बिनेशन बना के हमने ये देखा था कि डीएनए से ही जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रही है। तो उसी तरीके से एक मिक्सचर है, उसमें सेल के सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट आए हैं, तो आपको एक एक करके एक एक ट्यूब में पूरा उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, एक एक में राइबो न्यूक्लियस से रिमूव कर लिया, फिर उसको ट्रांसफर किया, फिर प्रोटीएज से रिमूव कर लिया। क्लियर बेटा? तो फाइनली चिल्ड एथेनॉल से ट्रीट करने पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देता है डीएनए, और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में स्टिकी डीएनए का हमें पूरा प्रेसिपिटेट दिखेगा, जिसको हम लोग पुल कर लेते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं उसको। दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। ठीक, जो मीडियम बनेगा दैट इज सस्पेंशन, और उसमें प्रेसिपिटेट डीएनए, उसको स्पूलिंग कर लिया गया। क्लियर है ये चीज? डीएनए एक्सट्रैक्शन ये वाला बना लेना तुम लोग इमेज, तो ये ध्यान में रहेगा। क्लियर?
ठीक है, इसका ये स्टेप यहाँ पे अभी तुम लोग कर सकते हो गायब, एक ही ट्यूब में सारा रिएक्शन दिखा दो, बट इतना भी कोई जरूरी नहीं है कि गायब करो। जस्ट एक स्टेप वाइज जो दिया हुआ है, 4 स्टेप दिए हैं, 4 स्टेप तुम देख लिख लो, कोई बहुत मेहनत नहीं है। स्पूलिंग ऑफ डीएनए नोट डाउन कर लोगे। डीएनए इज स्टिकी एंड विल adhere टू अदर surfaces. द ग्लास स्टीयरिंग रॉड कैन बी यूज टू स्पूल, स्पूल मीन्स रिमूव करना द डीएनए बाय यूजिंग अ टर्निंग मोशन। ठीक है, अब ये आपने वैसे भी देखो, नूडल्स वगैरह खाते तो हम लोग यही टर्निंग मोशन को यूज करते हैं ना, फोक में उसको घुमा के फोक को पूरा नूडल्स आ जाता है चारों तरफ, जस्ट सेम वे में। बहुत अच्छा एग्जांपल आया अभी मेरे माइंड में। ठीक है, रॉड आपने इंसर्ट किया, डीएनए का जो प्रेसिपिटेट है वहां पे रॉड आपकी पहुंची, उस पर स्टिक हो रहा है। अब आपको उसको पूरे एंड को, पूरे पोर्शन को, पूरा जो प्रेसिपिटेट हुआ है उसको लेना है। तो आप वहाँ पे कौन सा मूवमेंट कर सकते हो? आप बार बार ऐसे रॉड डालोगे तो वो पूरा नहीं आएगा, लेकिन वो थ्रेड लाइक चीज को आप रोटिंग मोशन, टर्निंग, रोटेट करके उसको चाहो तो उस पर आ सकता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये दोनों लाइन आप नोट कर लोगे, फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में भी दिख रहा है, इस फिगर में भी दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता हुआ। मैंने इस तरीके से किया था, छोटे बीकर में हम लोगों ने आइसोलेट किया था। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? मेरे घर में भी लोगों को बायोलॉजी समझ में आने लगी। नो मैम, यस मैम। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के चार्ट में, उसके कटिंग साइट, वो कैसा एंड बना रहा है, ये सारी चीजें हमें बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमने जस्ट एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सॉल्यूशन लिया, उसमें अपने डीएनए फ्रैगमेंट जो हमें डीएनए जो मिला उसको ऐड कर दिया, उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए जो उसकी कंडीशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उसको पीएच चाहिए, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, उस कंडीशन पे रख के हम स्पेसिफिक एंजाइम से छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो फिर हमें एज ए रिजल्टेंट क्या मिलेगा कि वहां पे डीएनए का फ्रैगमेंट हो चुका है। क्लियर? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन में हमेशा क्या क्या आ जाता है? पीएच, टेम्परेचर, जो भी रिक्वायरमेंट, जो सॉल्यूशन है वो सब आ गया यहाँ पे। फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम, एंजाइम है, उस एंजाइम को एक्ट करने के लिए कोई सबस्ट्रेट चाहिए, कोई टेम्परेचर चाहिए, कोई फिक्स पीएच चाहिए। इस तरीके से एंजाइम सेंसिटिविटी तुम लोगों ने पढ़ी हुई है कि एंजाइम पे किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारे पैरामीटर आपको एक्सपेरिमेंट में सेट करने होंगे। क्लियर? एंड पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट मिल जाएंगे। अब वो आपको ऐसे दिखेंगे तो है नहीं कि किसका कौन सा सीक्वेंस है या क्या है, तो वहां पे आपको कहाँ जाना होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। डीएनए है तो कौन सी जेल होगी? एगरोस जेल is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. DNA is negatively charged molecule, hence it moves towards the positive electrode, anode. The process is repeated with the vector DNA also. Vector DNA को भी हमें isolate करना है, वहाँ पे भी चलेगा. The joining of DNA involves several process. After having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cut out gene of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and ligase is added. अब जब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं तो फिर से एक बीकर में एक मिक्सचर लिया और इस मिक्सचर में अब क्या ऐड करेंगे हम? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम अपने काम करेगा, इसके अंदर जो सॉल्यूशन में पड़ा है तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर आइसोलेट करके उस पे जाके वो लाइगेशन का वर्क करेगा। ठीक है, और खुद न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को लाइगेज लिंक कर देगा। दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आरडीएनए की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, आपको बोर्ड में आएगा, तो भी आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, बहुत टू द पॉइंट। ये सब चीजें तो ऐसी है ना कि टेक्निकल है, जैसे मैथ्स आ गया। ठीक है, इसमें आपको इतिहास पुराण नहीं लिखना है,
टू द पॉइंट लिखो, फिगर बनाओ बढ़िया और नंबर लेके आओ। यहाँ से हमारे नंबर कभी नहीं कट हुए हैं, ठीक है। ये सारे पोर्शन बहुत अच्छे आपको क्लियर, आप फिगर वाइज एक्सप्लेन कर दो और बुलेट में पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखो किस स्टेप के पास किस स्टेप हो रहा है। ये मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, तो आपको कहीं से कोई नंबर नहीं कटने वाले। क्लियर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाली चीज है दैट इज पीसीआर। ठीक। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पॉलीमरेज आ गया तो कौन सी प्रोसेस करा रहा होगा, ये पॉलीमराइजेशन करा रहा होगा। क्लियर। चेन रिएक्शन मतलब एक के बाद एक चेन बन रही है रिएक्शन की, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिख देते हैं हम यहाँ पे। वैसे तो डीएनए का ही कराते हैं मोस्टली, आरएनए का भी कराते हैं। एम्प्लीफिकेशन, ठीक, एम्प्लीफाई करा रहे हैं, पॉलीमराइज करा रहे हैं, चेन बन रही है और रिपीटेड बन रही है कई बार। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कई साइकिल चलेंगी, ठीक है। इसका कैलकुलेशन होता है 2 की पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल। इसका एनिमेशन वगैरह इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वहां से तुम लोग थोड़ा सा देख लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। PCR stand for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro using two set of primer. अब आपको पता है प्राइमर क्या होता है, बताओ। लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे प्राइमर, देख चुके हो आप लोग पहले भी, प्राइमर वर्ड आ चुका है। अब आपको एम्पलीफाई किसको कराना है, डिजायर्ड डीएनए को, जो हमारा इंटरेस्टेड डीएनए है, जिससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, जिसको हम लेने जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से तो वो एक्सट्रैक्ट हुआ है, अब उसकी कॉपी। तो अब देखो माइंड में चलना चाहिए कि भी पीसीआर में होता क्या होगा। पीसीआर में डीएनए को बनने के सारे कंटेंट जाने चाहिए, मतलब तुम्हारे, अब उसका रिएक्शन ऐसे शॉर्ट में समझ लो, वहां पे एनर्जी होना चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए वहां पे। तुम्हारे एसएसबी प्रोटीन वगैरह जो यूनिट कॉम्प्लेक्स चाहिए वो सब भी होने चाहिए, क्योंकि बार बार डीएनए फ्रेगमेंट अलग होगा और वो रेप्लिकेट करेगा। फिर तुम्हें यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है, सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होने चाहिए, उनसे ही तुम ज्वाइनिंग करा के वहां पे रिएक्शंस वगैरह चलेगा। तो एक ऐसे समझ लो कि एक टेस्ट ट्यूब की तरह चीजें हैं, उसमें आपने सारी चीजों को ऐड कर दिया और वन बाय वन उसके अलग अलग वेसल्स होते हैं उसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद वो आपस में रिएक्ट करके एक चेन ऑफ रिएक्शन, फिर वहां पे जब जैसे ही वो डिजायर्ड डीएनए का कॉपी बन जाएगा उसके बाद वो रिपीटेडली एम्पलीफाई कर देगा बार बार। इसको ये समझो कि बार बार तुम्हारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, कॉपी ऑफ डीएनए बनाने, वही प्रोसेस वहां पे हो रहा होगा। क्लियर। तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो वर्ड ध्यान में रखना है, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर। आपको इनिशियली हर पीसीआर के लिए प्राइमर चाहिए ताकि वो एक जगह जाके अटैच्ड होके उसकी एम्पलीफिकेशन, उसकी कॉपी बना सके। प्राइमर इज व्हाट, स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से डीएनए के एक जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसका स्ट्रैंड हमें पता होता है, उसके सीक्वेंस हमें पता होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्राइमर को हम उस सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। जब हम पीसीआर स्टार्ट करने जाते हैं रिक्वायर्ड एंजाइम्स को ऐड करेंगे, जिसमें टैग पॉलीमरेज होता है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर को वेरी किया जाता है और हाई टेम्परेचर तक ये रिएक्शन जाता है, तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज सस्टेन नहीं कर पाएगा तुम्हारा जो नॉर्मली हम लोग के सेल के अंदर है। ठीक, तो उसके लिए हमें एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस, ये कहीं होगा, ठीक है, ये देखो, इससे डीएनए को पॉलीमरेज को आइसोलेट करते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला बैक्टीरिया है, वहां से हम लोग फिर उससे टैग पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं, टैग पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज की तरह यूज करते हैं। ठीक, तो small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA and the enzyme DNA polymerase। उसके enzyme DNA polymerase की active T5' end से होती है, तुम्हें बता रखा है ये सब मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो उससे ज्वाइनिंग होनी चाहिए प्राइमर का, तब वो वहां पे सिंथेसिस कर पाएगा।
Here, the enzyme extends the primer using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as a template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. That is 1 billion copies are made. पॉसिबिलिटी है आप कितने साइकिल चला रहे हैं, कितना आपको उसको कॉपी बनाना है, एक्सपेरिमेंट कितना लंबा जाने वाला है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो डिजायर्ड डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब पे डिपेंड करेगा. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पे तो यहीं से आएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है. That is Thermus aquaticus, which remains active during the high temperature induced denaturation of double stranded DNA. टेम्परेचर हाई होगा तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंड है अलग अलग हो जाएंगे. फिर टैग पॉलीमरेज प्राइमर ऐड किया और सिंथेसाइज हो जाएगा, इधर ऐड किया इधर सिंथेसाइज हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल रेप्लिकेशन की प्रोसेस को माइंड में रखो. क्लियर है? The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with the vector for further cloning. अब जितना भी आपको इसके एक्सपेरिमेंट करना है, आपके पास sufficient amount of copy प्रेजेंट है डिजायर्ड डीएनए की, आप उसको मल्टीपल वे में फिर यूज कर सकते हैं. करेक्ट है प्राइमर. नाउ फिगर देख लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. ठीक है, आपको इसका ओरिएंटेशन पता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल होगा. इसको हीट दिए, हीट से क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड डीनेचर कर गए, तो डीएनए डीनेचुरेशन. ठीक है, डीनेचुरेशन हुआ, क्या ऐड करेंगे, प्राइमर. प्राइमर को ऐड करना प्रोसेस होता है एनिलिंग ऑफ प्राइमर. क्लियर? अब इसको एम्पलीफाई करने के लिए या यहाँ पे रेप्लिकेट कराने के लिए आपको पॉलीमरेज सिंपली क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन कराना है, तो आपको डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ेगा. बट यहाँ टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है, तो आप पॉलीमरेज अगेन एंजाइम है, उसके लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज्यादा टेम्परेचर है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, दैट इज टैक पॉलीमरेज. थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया हुआ पॉलीमरेज. और क्या रहेगा इसमें, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. ठीक, ये सारे मेन चीज है, इसको हम ऐड करके फिर उसी साइकिल को चलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन. तो जो रिपीट होती है साइकिल, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, एनिलिंग ऑफ प्राइमर एंड एक्सटेंशन ऑफ डीएनए. ठीक है, जो नया डीएनए एक्सटेंड हो रहा है. क्लियर? अब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करें, अगर हम इसको जैसे यहाँ 30 साइकिल लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको हमने रिपीटेशन लगा दिया, तो ये रिपीट होता रहेगा. अब ये जो डबल स्टैंडर्ड बना है, जैसे सपोज ये फर्स्ट था, ठीक, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. ठीक, अब सेकंड वाले फिर से दो में डिवाइड हो जाएंगे, थर्ड वाले फिर दो में डिवाइड हो जाएंगे, और इनका क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमेज आ जाएगा, फिर ज्वाइंट कर देगा. अब मल्टीपल टाइम, जैसे यहाँ 30 साइकिल सेट किया, तो 30 टाइम्स ये वाली प्रोसेस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि कौन सी प्रोसेस रिपीट होती है, तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ डीएनए. क्लियर है? तो polymerase chain reaction in each cycle has 3 steps: denaturation, primer annealing and extension. क्लियर बेटा, फिगर समझ में आ रहा है? क्लियर? एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर कह लें, ये जो नया स्टैंड बन रहा है उसकी एक्सटेंशन. ठीक है, प्राइमर एक्सटेंशन, यहाँ पे नए नए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आएंगे बेटा, वो बाइंड करते जाएंगे. ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, डीएनए सैंपल चाहिए, प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तभी तो वो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे. ये पीसीआर ट्यूब है, पीसीआर में ऐड करते हैं. ये पीसीआर मशीन है, इसको थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ड वर्क करती है. और इन सारे चीजों को परफॉर्म करने के लिए जो हम सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज बफर सोल्यूशन. ठीक है, बफर सोल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, फिर एक पॉलीमरेज एंजाइम ले रहे हैं, दैट इज टैग पॉलीमरेज. क्लियर है बेटा? ये तो कुछ कंपोनेंट है, इसके अलावा हमें कुछ एसएसबी प्रोटीन वगैरह भी चाहिए होंगे, जो कि इनको
रीबाइंडिंग के लिए प्रिवेंट करेंगे। एक इमेज और, अच्छा वो ब्लर आ रही थी इसलिए मैंने हटा दिया था। ठीक है, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हालांकि यहाँ पे भी आपका हो जाएगा काम। टेम्परेचर नोट कराना था मुझे। 95 डिग्री डिनेचुरेशन के लिए, 55 अनिलिंग के लिए एंड 72 एक्सटेंशन के लिए। 3 टेम्परेचर आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक, टेम्परेचर 90 95 हो सकता है, 50 55 हो सकता है, 70 75 तक जा सकता है। बट ये आपको ध्यान में रखना होगा। 95 के रेंज में दैट इज हायर टेम्परेचर, वहां पे डीनेचुरेशन होगा। 55 के टेम्परेचर पे एनिलिंग होगी, प्राइमर ज्वाइन करेंगे। एंड 72 कम टेम्परेचर है लेकिन वो फिर भी आपको पता है कि एक हाई टेम्परेचर है। ठीक, 72 टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होनी चाहिए, इसलिए हम टैग पॉलीमरेज को यूज करेंगे और पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए होगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? बफर सॉल्यूशन बेटा उसमें कई प्रॉपर्टी होती है। आपका जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है इसके पीएच वगैरह को बैलेंस करने के लिए और चीजों को बैलेंस करने के लिए भी आप जो मीडियम लेते हो ना वो बफर मीडियम लेते हो ना। आप एसिडिक ले सकते हो प्योर, ना प्योर बेसिक मीडियम ले सकते हो। कोई भी सॉल्यूशन है उसका एक मीडियम होगा ना, वो पीएच होगा। तो आप क्या बफर लेते हो, जिस तरीके की उसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बफर सॉल्यूशन का एक रेंज होता है। तो यहाँ पे बस आप इतना ध्यान में रखो कि मिक्स बफर ले रहे हैं ताकि वो जो रिएक्शन चल रहे हैं उस रिएक्शन के लिए वो इनर्ट तरीके से ही बिहेव करे। जितनी रिक्वायरमेंट एसिडिक कंडीशन की होगी वो उतनी एसिडिक प्रोवाइड कर देगा, जितनी रिक्वायरमेंट बेसिक कंडीशन की होगी वो उतना बेसिक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया पीसीआर? ठीक है, next insertion of recombinant DNA into the host cell organism. There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. Recipient cell means जिसको लेना है, ठीक। डोनर सेल जिससे डीएनए आया, रेसिपिएंट जिस होस्ट समझ लो। तो रेसिपिएंट सेल हो गया तुम्हारा होस्ट सेल, ये हो गया तुम्हारी टारगेट सेल। अलग अलग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता है, आपको सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया उसको इंसर्ट करना है होस्ट सेल में। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मीन्स रिसीव करने के लिए उसको प्रिपरेशन जो करानी है, ठीक है, कंपेटिबिलिटी शो करे वो होस्ट डीएनए अपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, जो वहां पे डीएनए रख दिया गया है उस मीडियम में वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। उसको रिसीव करने के लिए सेल की कंपेटिबिलिटी को एनहेंस करना इज मेकिंग the cell competent for that particular recombinant DNA molecule. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cell become transformed into ampicillin resistant cell. ठीक है, नॉर्मल इकोलाई में हम लोग लेके चल रहे कि 99% इकोलाई जो होती है वहाँ उनके पास एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट देने वाले प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट होंगे। कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया कृषु, हो गया क्या टेस्ट? एक मिनट बेटा ना, कृषु सबमिट करो। ठीक है बेटा, तो होस्ट सेल ये सारी प्रोसेस तुम लोग को बता ही चुके हैं। कन्वर्ट हो जाएगी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट सेल में, उसके पहले क्या होगी एम्पेसिलिन सेंसिटिव। If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformant will grow, untransformed recipient will die. जिसमें नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो उनकी डेथ हो जाएगी। Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin.
The ampicillin resistance gene in this case is called a selectable marker. अब ये confusing लिखा है, तुम लोगों को एकदम clear है कि जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो तो एम्पिसिलिन सेंसिटिव हो जाएगी अगर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक, तो सेंसिटिविटी आ जाएगी, मतलब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसमें वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और दोनों मीडियम हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म सेल को आइसोलेट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों मीडियम में टेस्ट करते हैं, तो फाइनली हमें ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल मिल जाती है जिसको हम लोग फर्दर ग्रो करते हैं। नाउ द स्टेप इज ऑब्टेनिंग द, यार रुक जाओ मैं सीधे हो जाऊं, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीएनए प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, जो इतने सारे काम हम कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे। व्हेन यू insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animals, the alien DNA gets multiplied. जो उसकी नॉर्मल मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ही वो मल्टीप्लीकेशन वहां पे उस ट्रांसफॉर्म डीएनए का भी हो जाएगा। In almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce a desirable protein. हम किसी न किसी टाइप का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं उससे रिजल्टेंट वो क्या है, डिजायरेबल प्रोटीन है, क्लियर। हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या होगा, होना पड़ेगा एक्सप्रेस्ड, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा, तभी हमारे डिजायर्ड प्रोटीन आएंगे। इसमें तो शायद किसी को कोई डाउट न चल रहा हो। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब कोई भी जीन है उसके एक्सप्रेशन की अपनी एक कंडीशन है कि आप क्या रिक्वायर्ड कर रहे हो, क्या आपके टारगेट है, तो बेटा ये तो नोन होता है, आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उसको टर्म दिया गया था, तो उस रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसका न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जो मीडियम है उसका पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, प्योरीफाइड रखना पड़ेगा, कंटामिनेशन ना हो, अदर इम्प्योरिटीज कोई ना ऐड हो, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना उसमें आए, तो इस तरीके के पैरामीटर, ठीक है, दैट इज अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन उस फॉरेन जीन को हम एक्सप्रेस कराएंगे, क्लियर है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। अब इसके बैकग्राउंड में मैंने जितनी चीजें अभी बोली, हर एक चीज के लिए बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है और स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी।